देखिए आज की क्लास में प्रोनाउन का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी रूल्स हैं उन सभी को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और क्लास के बीच में हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन से ऐसे रूल हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे पहले की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने नाउन का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया था। देखिए ये क्लासेस लगाने के बाद में आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रहती है, क्योंकि जो भी कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे सीख चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोनाउन समझिए होता क्या है बेसिकली। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय और राम गोज़ टू स्कूल डेली, राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में राम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो कि राम की जगह एक दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया ही, तो राम की जगह जो ही लिखा है तो ही आपका क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन सिंपल से यही होती है कि प्रोनाउन इज यूज्ड और रिक्वायर्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको प्रोनाउन की एक थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये होता है प्रोनाउन। इसके बाद में देखिए कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के, तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे वो हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ फॉर्म्स होती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, दियर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म है। ये फॉर्म किस तरीके से हैं देखिए समझिए। ये तो स्टार्टिंग का है ना आपका। अब आपका ये है आपका सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, ये सभी है, ये सब्जेक्टिव केस में है। और इसके बाद में ये जो सेकंड फॉर्म है आपके पास, अगर आई दिया है तो आई का मुझे ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आप कहोगे यदि वी आपको दिया है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, आपको अस हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए सेंटेंस में जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए और वहाँ पर आपका सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, तो उस पार्ट में एरर होगा। तो इस तरीके से ये जब ही पता लगा पाओगे जब आपको इनकी सब्जेक्टिव केस कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, पजेसिव केस कौन सा है, ये सब आपको बेहतर जानकारी हो। तो ये बात समझ में आई। अब जैसे ही लिखा हुआ है तो ही का ये सब्जेक्टिव केस हो गया, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया और हिज आपका पजेसिव केस हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये सभी है, ये पजेसिव केस है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आप टेबल लर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए किस तरीके से आपके पास एरर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल लिया, मी थिंक दैट हिम इज़ राइट। अब इसमें देखिए चीज़ें तो सही लिखी हुई है, लेकिन सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव लिया, तो गड़बड़ हो गई है सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखिए मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा, तो फिर एक सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए दैट तो आपका कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तब आपको कंजंक्शन के बारे में बेहतर जानकारी होगी। और अब यहाँ पे देखिए हिम, हिम लिखा हुआ है, हिम की जगह करेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे ही आएगा। अब आपका ये सब्जेक्टिव केस ही इज़ राइट, तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस होगा। इसके बाद में ये देखिए वी इन्वाइटेड ही टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए आपका, तो इसलिए ही का आपको क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा इसको करेक्ट करने के लिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी हुई, आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस को कहाँ पे यूज आपको करना है। वी प्रेज्ड, आपका दे लिखा हुआ है तो दे को आपको रिप्लेस करना है देम से, फॉर द एक्सीलेंट वर्क। अब देखिए एक सिंपल जो ग्रामर में आपका एक सेंटेंस बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बनता है, सब्जेक्टिव केस, वर्ब और ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें देखिए अगर प्रपोजिशन दिया हुआ है, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ये देखिए कैसे, आपको प्रपोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है कि टू मी क्वेश्चन इज़ वेरी इजी, तो आप यहाँ पे टू आई नहीं लगा सकते। अगर आई आपने लगा रखा है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि ये आपका प्रपोजिशन है, ऐसे यहाँ पे विद सी टीम इज़ फाइन, ये आपका लिखा हुआ है सेंटेंस। अब इसमें विद आपका क्या है, प्रपोजिशन है, और इसमें आपने यहाँ पर लगा दिया आपका सब्जेक्टिव केस, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाना है इसका। तो कैसे बनाएंगे, सी हर, तो इसका हर हो जाएगा, तो हर यहाँ पे करेक्ट आएगा। एवरीथिंग इज़ गुड बिटवीन मी एंड सी। अब देखिए मी एंड सी गलत होगा। अब यहाँ पे जैसे मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सी की जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस करना है इसको हर से, तो हर यहाँ पे करेक्ट होगा। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड फंड बिटवीन हर एंड आई। अब हर एंड आई गलत होगा, आई को रिप्लेस करना है किससे, मी से, तो यहाँ पे मी करेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये बात समझ में आई कि प्रपोजिशन के बाद में आपको कौन सा यूज करना है, सब्जेक्टिव केस नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव केस करना है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेललिज्म कंसेप्ट क्या है। पैरेललिज्म कंसेप्ट ये है प्रपोजिशन के बाद दोनों को ऑब्जेक्ट बनाना है। मतलब क्या हुआ ये, जैसे कि मी है, मी एंड सी, ये गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना, मी एंड हर, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा भी था ये पहले के दो ये आपके पास सेंटेंस थे, मी एंड हर, बिटवीन हर एंड मी, तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए। अगर एक सब्जेक्टिव केस है तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसके बाद में देखिए ये दो प्रपोजिशन है आपके पास, बिटवीन और अमंग। अब बिटवीन यूज होता है आपके पास दो के लिए और अमंग दो से ज़्यादा के लिए। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखिए इसको, इसके बाद में आगे फर्दर बढ़ते हैं। दिस इज़ मी बुक, मी बुक गलत होगा, यहाँ पे माई हो जाएगा, पॉजिटिव केस बनाना पड़ेगा आपको। दिस बुक इज़ माई, अब ये माई गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइन। इसको कौन सा केस बनाना पड़ेगा आपको, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। हर्स हाउस, हर्स हाउस इज़ ब्यूटीफुल एंड बिग, तो ये गलत होगा ग्रामर की दृष्टि से। आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, हर हाउस इज़ ब्यूटीफुल एंड बिग। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका चलने वाला है। इसके बाद में फर्दर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला अगला कंसेप्ट समझिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पजेसिव एडजेक्टिव, और ये आपका नाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पहले पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में हम डिस्कस करें तो देखिए ये माइन हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गए, दियर्स, हिज, हर, ये सभी हम पढ़ चुके थे। अभी जब हमने पजेसिव पढ़ा था तो 3 केस पढ़े थे, जैसे कि ही, हिज और हिम। तो हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ये आपका पजेसिव है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका एक सेंटेंस यहाँ पे ये लिया, जैसे कि सी डज नॉट लाइक मी गोइंग आउटसाइड इन द नाइट। तो अब ये यहाँ पे देखिए गोइंग, ये गोइंग क्या है, बेसिकली आप जब वर्क का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि ये जीरंड की तरह वर्क करता है। अब जीरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे चीज़ें अच्छे से और होती जाएंगी क्लियर। और इसमें अब ये जो जीरंड होता है ये आपका नाउन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब नाउन के लिए आपको यहाँ पर आगे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, तो आपको यहाँ पे पजेसिव बनाना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, माई गोइंग हो जाएगा, ठीक है। मी गोइंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा माई गोइंग से, ठीक है। इसके बाद में देखिए इट के बारे में थोड़ा सा समझो कि आपका इट है जो 2 तरीके से वर्क करता है आपका। एक तो आपका क्या है कि ये डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट अलग होता है। तो इस डमी सब्जेक्ट क्या है कि ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। अब जैसे कि आप बोलोगे कि आज बुधवार है, नॉर्मल एक सेंटेंस बोल दिया, वेडनेसडे है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ वेडनेसडे। तो अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ट्रीट ऐसे कर रहा है कि इट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये डमी सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। दूसरी चीज़, अब जैसे कि टाइम हो गया, वेदर हो गया, डिस्टेंस, इन सब के लिए भी आप इट यूज़ करते हो। तो जैसे कि इट्स 7 o'clock, इट्स वेडनेसडे, इट्स 100 किलोमीटर, इट्स क्लाउडी टुडे। तो इस तरीके से आप टाइम, वेदर और डिस्टेंस के लिए भी इट का यूज़ करते हो। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये देखिए आई परचेज्ड ए बुक, सी, ये 3 चीज़ें हैं, इट, ही और सी, इसमें से क्या आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए नेमिंग के लिए और आपके पास यहाँ पे यूज़ करना है तो आपका क्या हो जाएगा। अब देखो बुक है तो बुक के लिए क्या यूज़ करोगे आप, ही, सी तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, इट यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, तो नाउन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जैसे कि एनिमल हो गया, बेबी हो गया, तो इन सब के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, इट यूज़ करते हो, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, और इन सब के लिए आप क्या करते हो, देखो मैस्कुलिन के लिए तो ही यूज़ करते हो और फेमिनिन के लिए सी यूज़ करते हो। तो इस तरीके से एनिमल हो गया और बेबी जिनका आपका छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, इट यूज़ करते हो। तो आई सा बेबी, ही, सी, इट में से क्या यूज़ होगा, इट होगा। इट वाज वीपिंग बिटरली, बहुत तेज़ी से वो रो रहा था बच्चा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ो, और ये देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे इट्स मी, इट इज़ मी। अब देखो ये बोलने में तो सही लगता है कि जैसे कि हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें ये बोल देते हैं कि इट्स मी, ठीक है।
लेकिन ये गलत है। ग्रामर की दृष्टि से आप देखोगे तो ये ओरली तो ठीक है, लेकिन रिटर्न में आपका ये गलत है। रिटर्न में आपके पास यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, मी नहीं आएगा। तो मी की जगह क्या आएगा, आपको होगी आई आएगा फिर, ठीक है। सब्जेक्टिव केस बनाओगे, मी का आई होता है। तो ग्रामर में ये आपका करेक्ट होगा। जैसे कि इट इज़ आई, अब यहाँ पे इट्स मी नहीं कर सकते आप, मी करोगे तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, इट इज़ आई, यह मैं हूँ, हु वॉन द चेस मैच टुडे, जो चेस जीता, ठीक है, शतरंज जीता। तो इस तरीके से ये करेक्ट इसका यहाँ पे यूज़ होगा। इट इज़ दे, तो एक बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे इन सब का क्या यूज़ करना है, कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ठीक है। इट इज़ दे, इट इज़ वी, इट इज़ जैसे हिम लिखा हुआ तो हिम नहीं करना है आपको, कौन सा करना है, सब्जेक्टिव केस ही। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में जो इट है वो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, टू एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज, ठीक है, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए, ठीक है, थोड़ा एम्फेसाइज करना है उसको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जब सेंटेंस पढ़ोगे तो ये प्रतीत भी हो रहा है, जैसे कि इट इज़ वी हु गॉट द प्राइज, ठीक है। और इसके बाद में इमेजिनेशन के लिए भी आप क्या करते हो, इट यूज़ करते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको थोड़ा स्टार लगा लो। और क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से बनते हैं कि जैसे कि इमेजिनरी सेंटेंस कैसे, इफ़ लगा रहेगा, फिर इट के बाद में आप कहोगे इट के साथ तो वाज आता है आपके पास सिंगुलर में, लेकिन यहाँ पे वर आएगा। अगर सेंटेंस आपका इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी है, तो आपको इट के साथ में वर यूज़ करना है। और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे ही एरर आपसे पूछता है, ठीक है। यहाँ पे वाज लगा रहता है तो वो गलत होगा, वर यहाँ पे करेक्ट है। फिर उसके बाद में सब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि सेंटेंस पढ़ो फिर समझ में आएगा इमेजिनेशन का किस तरीके से। इफ़ इट वर आई वुड नॉट कम। इफ़ इट वर सी वी वुड अप्रिशिएट। इफ़ इट वर दे वी वुड नॉट हेल्प। तो समझ पा रहे हो, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता, यदि मैं ऐसा होता तो ये कर देता, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको एक तो क्या, एक सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पर जो है वाज और वर में से क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना है। तो जो भी इमेजिनरी सेंटेंस होंगे उसमें आपको वर यूज़ करना है, तभी आपका ग्रामर की दृष्टि से ये करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी समझ लिया आपने। आगे बढ़ें इसके बाद में। अब जैसे कि ये फोर्थ सेंटेंस, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे ये वर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये यहाँ पे आई भी लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इफ़ आई वर सलमान खान आई वुड मैरी कटरीना। तो समझ पा रहे हो, ये सभी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे चलने वाली हैं। आगे देखो, अब इसके बाद में जीरंड देखो थोड़ा सा, जीरंड के बारे में थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। जैसे कि आपके पास एक नॉर्मल कोई भी वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया आपने, और जो आईएनजी वाली फॉर्म है आपके पास नाउन की तरह ट्रीट करें उसको, तो आपके पास वो जीरंड कहलाता है, ठीक है। वो जीरंड यहाँ पे बन जाएगा। अब जैसे कि स्मोक है, स्मोक आपका वर्ब होता है, अब इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो स्मोकिंग। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पे स्मोकिंग है ना, अपने आप में क्या कर रहा है कि नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है, तो ये नाउन की तरह ट्रीट होता है तो ये जीरंड हो जाएगा। तो फिर इस वाले केस में ये ग्रामर की दृष्टि से सही रहेगा। आप कहोगे कि आईएनजी फॉर्म है ये इस तरीके से, नहीं, ये सही है सेंटेंस आपका। तो ये नाउन बन गया यहाँ पर, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। जैसे कि स्विमिंग, अब स्विम करना तो एक जनरली एक वर्ब होता है, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते ही ये एक क्या बन गया, जीरंड की तरह ट्रीट करेगा। वॉकिंग इम्प्रूव हेल्थ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सही है आपके, और ये जीरंड की तरह यहाँ पर ट्रीट होंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और आइदर और नाइदर नॉर ये तो आपका पेयर होता है, और इसमें ये पेयर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे आगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, इन एनी सेंटेंस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज यूज्ड ओनली वंस। अब ये क्या मामला है, सेंटेंस से समझो। आई विल ब्रिंग माई बुक्स एंड यू शुड ब्रिंग योर बुक्स। अब देखिए, बुक्स को आप दो बार यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, एक बार ही यूज़ करना है। तो इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, आई विल ब्रिंग माई बुक्स एंड यू शुड ब्रिंग योर्स, ठीक है, ऐसे आपको इसको रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई थी कि आपको ये है जो दो बार यूज़ नहीं करना, केवल एक बार ही यूज़ करना है।
सी माइंड्स हर बिजनेस, आई माइंड्स माई बिजनेस, माई बिजनेस को हटा के क्या कर दोगे, माइन कर दोगे, तो माइन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ऐसे एक और सेंटेंस लो कि यू शुड डू योर वर्क एंड पीपल शुड डू दियर वर्क, नहीं होगा दियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए ईच और एवरी, और ईच एवरी का एक सिंपल सा मीनिंग समझोगे तो ईच तो क्या हो जाता है कि 1 by 1, ठीक है, एक एक करके सबको बुला रहे हैं। और एवरी में क्या है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे बोल दो कि एवरी, तो उसमें सभी आ गए, तो इस तरीके का भाव है। बाकी सेंटेंस में आपको यूज़ समझना है कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ होता है, यही इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपको यहाँ पे ऑफ दिखे ना, ऑफ बीच में ऑफ दिखे, तो ऑफ के बाद में जो आएगा वो नाउन आएगा, तो वो हमेशा प्लूरल आएगा, ये हमेशा ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें थोड़ा स्टार भी लगा लो आप। अब यहाँ पे चीज़ें हैं जो काम की स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ा सा फोकस और बढ़ा लो आप कि ईच ऑफ नाउन, नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन अगर ईच लगा हुआ है तो हमेशा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो एक बात तो आप समझ लो कि ईच के साथ जो वर्ब आएगी, एवरी के साथ जो वर्ब आएगी आगे, ये वर्ब तो सिंगुलर आने वाली है, लेकिन ऑफ लगने से ये नाउन प्लूरल हो जाएगी। आप कहोगे सेंटेंस से समझाओ, तो सेंटेंस से समझो कि देखो ईच ऑफ माई बॉयज़ इज़ गुड प्लेयर्स। देखो इज यहाँ पे लगा हुआ है, इज क्यों आया, क्योंकि ईच की वजह से आया। ठीक है, ईच की वजह से तो इज आ गया, लेकिन ये यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, तो ऑफ लगने से क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, तो बॉयज़ आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ऐसे एक और एग्जांपल लो, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो ये गर्ल्स प्लूरल होगा, ईच लगा हुआ है तो यहाँ पे इज आ जाएगा, आर को रिप्लेस कर देंगे, गुड सिंगर्स, यहाँ तक ठीक है। ईच ऑफ नॉवेल्स, ये नॉवेल्स क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, और यहाँ पे इज आएगा, इज क्यों आएगा, क्योंकि ईच लगा हुआ है। तो ईच के साथ हमेशा ध्यान रख लो कि आपके पास यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ऑफ लगने की वजह से ये जो नाउन है ये प्लूरल हो जाएगी आपके पास। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब आप कहोगे कि यदि ऑफ नहीं लगा हो, तो यदि ऑफ नहीं लगा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर क्या करना है, आपके पास नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। देखो ईच और एवरी के केस में आपके पास वर्ब तो हमेशा हमेशा सिंगुलर आनी ही है। ठीक है, ये तो आप याद कर लो। लेकिन नाउन अगर ऑफ लगा है तो प्लूरल हो जाएगी, और ऑफ नहीं लगा है तो सिंगुलर हो जाएगी। आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ पर एग्जांपल, ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ऑफ नहीं लगा। ठीक है, ऑफ नहीं लगा तो आपके पास ये स्टूडेंट भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, और ये वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आनी ही है, तो वर्ब के साथ तो कोई छेड़खानी है नहीं, वर्ब तो हमेशा एज इट इज़ ट्रीट करेगी। और ईच लगने से आगे का जो है ये नाउन, ये भी आपका यहाँ पे सिंगुलर हो गया। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी सभी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद में एक और चीज़ है जो समझनी है, ईच एवरी सिंगुलर इन नेचर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। तो सिंगुलर इन नेचर का मतलब क्या है कि वर्ब है वो सिंगुलर आने वाली है यहाँ पे। एग्जांपल देखिए, ईच बॉय गर्ल और फादर मदर। देखो ये चाहे कितना ही आप पीछे लिख दो, लेकिन यदि ऑफ नहीं लगा हुआ है तो ये सभी सिंगुलर आएंगे। ठीक है, सभी सिंगुलर आएंगे। देखो बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, और इसके बाद में आप कहोगे इतने सारे आ गए तो क्या हो गया, तब भी आपके पास यहाँ पे इजी आएगा। इजी क्यों आएगा, क्योंकि ये ईच की वजह से आएगा। अभी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ये एक और एग्जांपल है आपका, ये दो एग्जांपल, ये सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे बता रहे हैं। एवरी एम्प्लॉय, क्लर्क, और ये देखिए मैन लगा हुआ है, मैन। एक मैन होता है MAN, इसका प्लूरल के बारे में बात करूँ तो MEN हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लूरल लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि एवरी लगा हुआ है, कोई ऑफ तो लगा हुआ नहीं है। ऑफ नहीं लगा है तो ये सभी इसके बाद में जो भी आएगा वो सिंगुलर में आएगा, तो सिंगुलर में है। तो अगर ये सिंगुलर में नहीं था तो सिंगुलर बनाएंगे, तो सिंगुलर हो गया। फिर उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो तो आपके पास सिंगुलर आने वाली है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ईच एवरी का कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद में एक और देखिए एवरीवन। अब देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरीवन हो, ईच हो, एवरी हो, ऐसे कैसे चलने वाली है सभी चीज़ें। एवरीवन में भी वही चीज़ें हैं। एवरीवन ऑफ, ऑफ लगा दिया, ईच वन ऑफ। ठीक है, ऑफ लगा दिया तो क्या हुआ, नाउन तो प्लूरल हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखो, ऑफ लगते ही नाउन है प्लूरल हो जाएगी, लेकिन जो वर्ब है वो तो हमेशा सिंगुलर रहेगी। एवरीवन ऑफ माय ब्रदर्स, ईच वन ऑफ योर मूवीज, देखो प्लूरल हो गया क्योंकि ऑफ लगने की वजह से, और वर्ब तो हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये कंसेप्ट वही सेम है,
बस चीज़ें क्या बदली, ईच और एवरी की जगह क्या आ गए, एवरीवन और ईच वन। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए ईच एंड एवरी इज इडियोमेटिक इन नेचर और इट इज़ आल्सो ए सिंगुलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इडियम्स क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी फिक्स है, उनको आप बदल नहीं सकते, उनके साथ कोई नियम भी नहीं लगाना, उनको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। जैसे कि ईच एंड एवरी, ये अगर कहीं आ जाए तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद कर लेना, ये दोनों पेयर की तरह में यूज़ होते हैं, तो इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं, ये भी एक सिंगुलर क्वांटिटी है। तो ईच एंड एवरी इंडियन, अब देखो कोई ऑफ नहीं लगा हुआ तो आपके पास इंडियन भी क्या आएगा, सिंगुलर में आएगा, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर में आएगी, ग्रेडी एंड करप्ट। एवरी एंड ईच, अब देखो ये गलत हो जाएगा आपको, कि ये गलत कैसे हुआ, ये गलत इसलिए हुआ था क्योंकि आपने पढ़ा था ईच एंड एवरी, आपने एवरी एंड ईच नहीं पढ़ा था। ठीक है, जो जैसे है उसको वैसे ही पढ़ना है, ईच एंड एवरी ही करेक्ट है, तो ईच एंड एवरी ही करेक्ट होगा, एवरी एंड ईच गलत हो जाएगा, तो इसको करेक्ट करेंगे ईच एंड एवरी। पेरेंट, पेरेंट्स नहीं आएगा, पेरेंट्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो पेरेंट, और ये वाज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर आएगा, लिसनिंग केयरफुली। तो अभी क्लियर है सभी चीज़ें, आगे बढ़े, कंसेप्ट अगला डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट क्या बोल रहा है आपसे कि व्हेन ईच और एवरी कनेक्टेड टू डिफरेंट जेंडर्स पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड जेंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो हम ये पढ़ रहे थे, अभी अलग अलग जेंडर के बारे में बात करें तो फिर पजेसिव आगे यूज होगा, वो किस हिसाब से होगा, देखिए सेकंड जेंडर के हिसाब से होगा। देखिए कैसे, देखिए ईच बॉय एंड गर्ल। ठीक है, इसके बाद देखो ये ईच लगा हुआ है तो आपके पास आपको ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर आ गया। लेकिन आगे देखिए ये भी सिंगुलर आ गया, लेकिन पजेसिव भी यूज करना हो, जैसे कि हैज़ या हैव, तो हैज़ आ गया। गॉन टू हिज हाउस, अब हिज हाउस आएगा या फिर हर हाउस आएगा। ठीक है, तो हिज आएगा या हर आएगा, ये कैसे पता लगा, क्योंकि बॉय भी है गर्ल भी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पजेसिव हिज या हर किस हिसाब से आएगा, सेकंड जेंडर के हिसाब से। सेकंड जेंडर कौन सा है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे बॉय होता तो फिर क्या आता है, यहाँ पे हिज आ जाता, लेकिन गर्ल है तो इसलिए क्या आया, हर आया। बस समझ में आई आपको, कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें बोला है कि एवरी फादर एंड मदर हैज़ या हैव, तो देखो हैज़ तो आ जाएगा क्योंकि एवरी लगा हुआ है। सबमिटेड हिज रिपोर्ट या हर रिपोर्ट, आप कहोगे मदर है तो आप कहोगे हर आएगा, तो हर रिपोर्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ईच ब्रदर एंड सिस्टर, ये सिस्टर है तो सिस्टर की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे हर आएगा। ठीक है, और यहाँ तो वाज आना ही है। एवरी डॉटर एंड सन, अब देखो सन आ गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, तो यहाँ पे हिज आ गया। ठीक है, अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंसेप्ट देखिए, ईच और एवरी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली। अब काउंटेबल नाउन्स कौन सी है, ये हम देखो नाउन वाले चैप्टर पढ़े थे, तो इसलिए हमने सभी चीज़ें सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। पहले नाउन पढ़ा था, उसके बाद में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो काउंटेबल नाउन वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो अब देखिए यहाँ पे ईच वाटर इज वेस्टेड, तो ये सही है गलत है, आप कहोगे गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ईच और एवरी है ना, ये यूज होते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप कहोगे अब क्या यूज़ करें फिर हम, इसके साथ फिर आप क्या कर दो, ये ऑल यूज़ कर दो। ठीक है, ऑल, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑल वाटर इज वेस्टेड। ठीक है, तो यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है ईच एवरी को ऑल से। ठीक है, तो भाव वही आपका देगा, लेकिन बदल देना है आपको ईच एंड एवरी को। तो यहाँ पे जैसे एवरी फर्नीचर, आपको फर्नीचर तो हमें पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल फर्नीचर वाज एक्सपेंसिव। देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं है, ये तो वाज, ये वर जो प्लूरल नहीं आएगा, ये तो सिंगुलर ही आने वाला है। ठीक है, वाज गिवन, ठीक है, वाज एक्सपेंसिव, इज वेस्टेड। ठीक है, और लेकिन जो आगे का है ईच एवरी, ये बदल गया है। बस ये क्यों बदला है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आ गया था। तो ऐसे ही एक अगला है तीसरा, इसमें लिखा हुआ है एवरी ईच इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू वाज फेक। अब देखो वाज तो आएगा, ये बात तो सही है, अगर यहाँ पे वर होता तो गलत हो जाता, तो फिर हम उसको वाज बनाते। ईच नहीं आएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद आइदर देखिए, देखिए अभी यहाँ पे सिमिलरिटीज चलना स्टार्ट हो जाएंगी, चीज़ें वैसे ही चलने वाली हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर टू पर्सन और ऑब्जेक्टिव, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब नेगेटिव होगा तो आप नाइदर यूज करोगे, तो वो आगे देखेंगे। आप पॉजिटिव के बारे में बात करें तो आइदर यूज करेंगे, और ये सिंगुलर इन नेचर है। और इट मीन्स वन फ्रॉम टू, जब सिलेक्शन हो दो में से एक का तो फिर आप आइदर यूज करोगे। तो जैसे कि आइदर, अब ऑफ लग गया है, आइदर आइदर तो है ही, ऑफ लग गया है तो आप कहोगे कि नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये तो आप रट ही लो, समझ ही लो अच्छे से। तो ऑफ लगते ये तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो क्या आएगा, वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर अभी तो एक चीज़ देख रहे थे कि हमें ये दो में से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन दो से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा। देखिए पॉजिटिव भी है और दो से ज़्यादा भी है तो आप एनी यूज़ करोगे। ठीक है, तो एनी यूज करोगे मोर देन टू के लिए, तो फिर क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी चीज़ें। देखो एनी, आइदर की जगह क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। एनी ऑफ नाउन, ऑफ लगा हुआ तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या आएगी, वो सिंगुलर आएगी। अभी भी वर्ब है वो सिंगुलर है, तो वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आनी है इस वाले केस में। सेंटेंस देख लो थोड़ा सा। आइदर ऑफ दीज होटल्स, होटल्स ऑफ लगने की वजह से होटल्स आएगा, अगर होटल लिखा हुआ तो गलत होगा, और आइदर है तो इज आ जाएगा, एक्सपेंसिव। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। आइदर ऑफ, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑफ हटा दूँ, आप कहोगे अगर यदि ऑफ हटा दो तो ये वही वाली चीज़ें चल रही है ना, आप कहोगे ईच या एवरी वाला केस। अगर डायरेक्ट इसके बाद नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, अगर ऑफ लगा के आ रहा है तो प्लूरल आ रहा है, तो वही अगर ऑफ हटा दोगे आप तो सिंगुलर आना चाहिए। तो आइदर चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन नहीं आएगा फिर। आइदर चाइल्ड इज हार्ड वर्किंग एंड हॉनेस्ट, और इसके बाद आइदर एम्प्लॉय इज करप्ट, आइदर रोड इज डैमेज्ड एंड नीड्स यहाँ पे रिपेयर। तो समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो दोनों चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। कंसेप्ट तो वही है, देखो घूम फिर के वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होनी है। नाइदर देखिए, आइदर समझ में आ गया, नाइदर वही सेम है, बस नेगेटिव का सेंस आ जाएगा। इट इज़ यूज फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट, पहली बात। दूसरा, दो या दो से अधिक के लिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज़ करोगे नाइदर। और इट मीन्स नो वन फ्रॉम टू, दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ नाउन प्लूरल आएगा। और मोर देन टू के लिए अभी पहले क्या यूज़ कर रहे थे हम, पॉजिटिव सेंस में एनी। ठीक है, और इस वाले सेंस में क्या यूज करेंगे, नो वन, सॉरी नन। ठीक है, NONE, नन। ठीक है, कोई नहीं। तो ये दो से ज़्यादा के सेंस में है, नन ऑफ, और फिर जो ऑफ लगा हुआ तो ये प्लूरल आएगा, और इसके बाद वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सेंटेंस से समझिए, फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। नाइदर ऑफ दीज टाउन्स इज नियर बाई, देखिए नाइदर लगा हुआ है, दीज टाउन्स, टाउन्स आएगा। ठीक है, नाइदर है तो इज आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नाइदर ऑफ दीज कॉलेजेस वॉज आएगा, और नाइदर है तो कॉलेजेस आएगा, और ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, और नाइदर की वजह से इज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में देखिए एक चीज़ और, अभी तो यहाँ पे देखो दो दो चीज़ों में चल रहा है तो आप कह दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा चीज़ हो जाए, देखो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, 4 पॉइंट्स, तो यहाँ पे नाइदर लगा हुआ है, तो इसको गौर से देखोगे तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा हो गया, दो से ज़्यादा के लिए क्या यूज़ करोगे, नॉन। ठीक है, नन, NONE, नन। नन ऑफ योर 4 पॉइंट्स वर रीजनेबल। अब देखो यहाँ पे वर भी यूज़ कर सकते हो, अगर वर दिया है तो वाज भी यूज़ कर सकते हो, और डिपेंड करेगा सेंटेंस में क्या दिया है आपको, क्योंकि ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज़ हो सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में देखिए नाइदर ऑफ माई रिलेटिव्स वाज हैप्पी विद मी, तो अब रिलेटिव आप कहोगे कि यहाँ पे नाइदर सही है गलत है, देखो इसको सही गलत कुछ भी नहीं बोल सकते, तो क्योंकि रिलेटिव अगर नाइदर लगा हुआ है तो आप कह सकते हो दो रिलेटिव में बात हो रही हो, तो ये सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि नाइदर लगा हुआ है तो वर लिखा हुआ है, तो ये वर नहीं आएगा, वाज आएगा, तो इसको करेक्ट करना है आपको। ठीक है, और नाइदर ऑफ योर टीचर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, टीचर नहीं आएगा क्योंकि टीचर्स ऑफ लगा हुआ है तो टीचर्स हो जाएगा। इज गुड एट स्पोर्ट, देखो अगर गुड लिखा हुआ है तो गुड के साथ तो एट आता है। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन है गुड के, ये आपका गुड के साथ एट आता है, और बैड के साथ इन आता है, बैड इन स्पोर्ट, तो ये याद रख लेना आपको बाद में। और इसके बाद देखिए एक और कंसेप्ट है बोथ का। बोथ के साथ यदि नोट लगा हो, ठीक है, बोथ के साथ नोट का सेंस है तो वो ओवरऑल इसका मीनिंग ही यही होता है कि नाइदर, नाइदर यूज़ कर लो इसकी जगह।
तो सेंटेंस में कुछ इस तरीके का भाव हो, जैसे कि बोथ ऑफ यू कांट अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो बोथ ऑफ यू कैन नॉट, ठीक है। तो आप ये इसकी जगह डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो नाइदर ऑफ यू, ठीक है, नाइदर ऑफ यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बोथ ऑफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, तो आपके नाइदर ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अब दोबारा आपको यहाँ पे नोट नहीं लगाना है क्योंकि नाइदर आपने लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, बोथ ऑफ यू वर नॉट इन्वाइटेड इन द वेडिंग। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ यू वाज इन्वाइटेड इन द टू द वेडिंग, और बोथ ऑफ यू आर नॉट इडियट्स, नाइदर ऑफ यू इज इडियट, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। अब इसके बाद देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन ये क्या होते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन और एनीबडी, ये जो आपका लिखा हुआ ना, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनके बारे में खास बात ये है कि यहाँ पे जेंडर होता है वो अननोन है, ठीक है, जेंडर डिफाइन नहीं है। इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, और पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना हो इनके लिए तो आप हिज यूज़ करोगे, ठीक है, हिज यूज़ करोगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले थोड़े से मैंने यहाँ पे वोकेब भी आपके साथ अटैच कर दिए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हो। बिब्लियोफाइल क्या होता है, आपके पास बिब्लियो एक बुक से रिलेटेड टर्म है, और फाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पसंद करने वाला, ठीक है। फाइल हो गया, फिलो हो गया है, फाइल हो गया, तो ये सभी क्या है, यही फिली है, ठीक है। ये सभी एक किसी चीज़ को पसंद करने वाले के लिए रूट वर्ड है। तो लवर ऑफ बुक्स क्या होता है, बुक्स को जो पसंद करता है, बिब्लियोफाइल, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है ये बिब्लियोफाइल एग्जाम में। और रेट्रोफाइल क्या हो जाएगा, लवर ऑफ ओल्ड थिंग्स हो जाएगा। तो रेट्रो थिंग्स क्या होती है, और पुरानी वस्तुओं, पुरानी चीज़ों से जो पसंद करता है। एंड्रोफाइल क्या हो जाएगा, लवर ऑफ मेल कम्युनिटी। तो आप ये याद कर सकते हो ना आसानी से। तो इसके बाद में फिलोगाइनिस्ट हो गया, एंग्लोफाइल हो गया, और ब्रिटिश आपका ये इंग्लिश पीपल को जो पसंद करता है। नेक्रोफाइल डेड बॉडी, और इसके बाद में फिलोहिपिक जो हॉर्सेज घोड़ों को पसंद करता है। लवर ऑफ डॉग्स ये हो जाएगा कैनिनोफाइल, और फिर ये आपका है फिलेटलिस्ट, ठीक है। एटली क्या होता है बेसिकली आपका जो कलेक्ट करता है स्टाम्प्स को, जो पसंद करता है, जिसको पसंद है स्टाम्प्स को कलेक्ट करना। और फिलोथियोस, देखो थियोस जो वर्ड है वो गॉड या रिलीजन से रिलेटेड है, तो फिलो का मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा कि किसी चीज़ को पसंद करने वाला, तो लवर ऑफ गॉड या रिलीजन, किसी धर्म को मानने वाला, तो वो आपका फिलोथिज्म हो जाएगा। फिलोडेल्फी हो जाएगा आपका, और डेल्फी बेसिकली ब्रदर या ब्रदर्स के लिए यूज़ होता है। तो लवर ऑफ कम्युनिटी या सोसाइटी, कम्युनिटी से या सोसाइटी से जो अटैच में रहता है, पसंद करता है। इसके बाद में फिलो म्यूज़, म्यूज़ से आपको तुरंत एक चीज़ समझ में आए कि म्यूजिक से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लवर ऑफ म्यूजिक या एंटरटेनमेंट। और आपका फाइल, हीलियोफाइल एक सनलाइट से रिलेटेड है, जैसे कि ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है, सनलाइट से रिलेटेड जो लवर ऑफ सनलाइट। और इसके बाद में फिलोजिस्ट, आप देखिए यहाँ पे लॉजी, लॉजी एक वर्ड है, और आपका लोगोस, लोगोस से बना है। लोगोस का मतलब ही होता है वर्ड, शब्द, तो लवर ऑफ वर्ड, तो ये फिलोलॉजिस्ट होता है आपका। और फिलोमैथ, मैथ का मतलब हो जाएगा आपका लर्निंग, तो लवर ऑफ लर्निंग, जो सीखने से ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा लगाव है, तो फिलोमैथ हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये कुछ वोकेब के वर्ड भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए, दोबारा रिटर्न होते हैं प्रोनाउन चैप्टर पे। इसके बाद में इंडेफिनिट प्रोनाउन हम पढ़ रहे थे, उसमें देखिए समवन, एनीवन, एनीबडी, तो ये सब देख रहे थे। इनके साथ क्या होता है, ये सिंगुलर इन नेचर होते हैं, और इनके साथ जो पजेसिव यूज़ होता है वो आपके पास मैस्कुलिन वाला होता है। जैसे कि समवन हैज़ फॉरगॉटन, हीज आएगा या हर बैग आएगा, तो यहाँ पे डिफाइन तो है नहीं कि इसका जेंडर, तो आप इसको क्या मैस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करोगे। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर है ना, क्योंकि ये नाउन जो चैप्टर था प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, उसमें सभी चीज़ें बेसिक से देख ली थी। तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, इसके साथ हर की जगह हिज आ जाएगा, ठीक है, हिज बैग। और एनीवन, इसके साथ हिज आएगा। देखो हिज तो सबके साथ ही आना है, हिज या जो आपका, क्योंकि मैस्कुलिन सेंस में जाएगा। और एनीवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, इनके साथ यहाँ पे क्या है, सब सिंगुलर इन नेचर है, तो सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो क्लियर है। इसके बाद में देखिए वन, अब वन का तो एक सेंस आपको सीधा ही क्लियर कि ये सिंगुलर इन नेचर है ही, वन का मतलब एक होता है, और ये जनरली यूज़ होता है जनरल सेंस में, और इट इज़ यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल, सिंगुलर इन नेचर है।
और पजेसिव इसका होता है वंस, जैसे कि ही का जो पजेसिव होता है हिज होता है, और सी का जो पजेसिव होता है आपके पास हर होता है, और ऐसे ही आपका यहाँ पे वन का जो पजेसिव होता है वंस होता है, अपोस्ट्रोफ ऐसे ही। देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। वन हैज़ टू रेस्पेक्ट, वन हैज़ टू रेस्पेक्ट, अब यहाँ पे पजेसिव बनाया है तो वन की जगह वन का क्या बनेगा पजेसिव वंस, अगर हिज लिखा हुआ तो गलत है, उसको रिप्लेस करेंगे वंस से, ठीक है। वन और अपोस्ट्रोफ एस, पेरेंट इन ऑर्डर टू अचीव ग्रोथ एंड सक्सेस इन लाइफ, ठीक है यहाँ तक। वन हैज़ टू अर्न वंस रेस्पेक्ट, ठीक है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है। वन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ गलत होगा क्योंकि वन लिखा हुआ है, तो वन का फॉर्म कैसे चलती है, वन वंस वन सेल्फ, ठीक है, तो वन सेल्फ इसका करेक्ट होगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिनमें सेल्फ लगा था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी देखेंगे आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन सेल्फ। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए आपका, और दोबारा वही ऑफ आ रहा है आपका, ठीक है। वन है, वन के बाद में ऑफ लगा हुआ है, ऑफ जहाँ पर भी लगेगा उसके बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी, लेकिन वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। वर्ब किसके हिसाब से लगती है, जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो वन ही है अभी भी, तो वही चीज़ है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब हैव नहीं आएगा, हैव के साथ हैव को रिप्लेस कर देंगे हैज से, तो हैज डाइड, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर्स वाज अवार्डेड, तो वाज आएगा और नहीं आएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक सब चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं। तो इसके बाद में देखिए अब थोड़ा सा और अच्छा कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है, तो फोकस को और थोड़ा बढ़ा लो। तो अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा कंसेप्ट है, जो बेहतर वाले क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बढ़िया वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं आपके पास, कंसेप्ट ऑफ एंटीसीडेंट वाले से। अब ये एंटीसीडेंट होता क्या है, इसको पहले थोड़ा सा समझो कि नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रखा जाता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे पहली बात तो, ठीक है। और इनसे पहले जो चीज़ आएगी वो नाउन और प्रोनाउन होता है। बेसिकली नाउन या प्रोनाउन जो रखा जाता है उसी को एंटीसीडेंट बोलती है। एंटीसीडेंट कोई अलग सा कुछ है नहीं, केवल एक टर्म है, और वो टर्म का मतलब ही ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले रख दिया उसको एंटीसीडेंट बोल दिया, ठीक है। लिविंग बीइंग है तो उसकी जगह हु यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग बीइंग के लिए विच यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए क्या मामला है, एग्जांपल लेते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब ऑफ लगा हुआ है तो आप कहोगे कि फ्रेंड्स प्लूरल में आएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। इसके बाद देखिए हु आर हेयर इज़ ए डॉक्टर। अब मेन चीज़ है इस वाले सेंटेंस में, इसको समझना है, थोड़ा सा गौर से समझ लो इसको। अब ये हु है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इससे पहले क्या आया है आपको, ये फ्रेंड्स आया है, तो यही आपका एंटीसीडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, ये है नाउन, तो फ्रेंड्स। अब इसके बाद में हु के बाद में जो आ रहा है क्या, ये वर्ब आ रही है, आर आ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी आएगा यहाँ पे, ये किसके हिसाब से आएगा, ये इसके हिसाब से आएगा, जो एंटीसीडेंट है ना उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। अब आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है यहाँ पर कि ये क्या मामला है, वन लगा हुआ है तो वन के हिसाब से आएगा, नहीं, ये वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पे यही लगेगा एंटीसीडेंट वाला। तो यहाँ पे हु के जस्ट बाद में जो आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, एंटीसीडेंट के हिसाब से, तो हु आर हेयर, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में ये जो एक्चुअल में जो सेंटेंस था आपका इज ए डॉक्टर, ये इज आया है, ये आया इस वन के कारण, ठीक है। तो ये मामला है, अभी ठीक है, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप कहोगे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ माई सिस्टर्स हु आर नॉट हेयर इज एन इंस्पेक्टर। देखिए क्या आएगा, ऑफ लगा हुआ तो सिस्टर्स, बिल्कुल ठीक है। हु आपका हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट हो गया, आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में इज एन इंस्पेक्टर, ये बिल्कुल आपका सही है। और देखिए एक चीज़ क्या है यहाँ पर खास बात ये है कि अब यहाँ पे ये हु आएगा या विच आएगा, क्या आएगा, ये किस हिसाब से आएगा, ये इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अब ये लिविंग बीइंग है सब, वन ऑफ माई टीचर्स हो गया और सिस्टर्स हो गया यहाँ तक, तो इसलिए इनके साथ आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, हु आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन लिविंग बीइंग हो तो क्या आएगा,
अगर फिर भी हु लिख दे तो सही होगा गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ी थी, लिविंग बीइंग के लिए साथ हु आता है और नॉन लिविंग बीइंग के साथ क्या आता है? विच आता है। ठीक है, तो वन ऑफ माइन योर नॉवेल्स, अब नॉवेल क्या है? बेसिकली नॉन लिविंग बीइंग है, तो इसके साथ आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विच लिखना है आपको और यहाँ पे आर आ जाएगा। पब्लिश्ड इज माई फेवरेट, ये तो ठीक है आगे तक का। वन ऑफ द मिनिस्टर्स, अब ये क्या है आपका? लिविंग बीइंग, तो हु आएगा और यहाँ पे हैव डाइड वाज माई आइडियल। ये सब सही चल रहा है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगला कंसेप्ट देखिए, ओनली। इट इज़ सिंगुलर इन नेचर, और दूसरी चीज़ एंटीसीडेंट नहीं है। आगे क्या मामला है इसका कि इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज विच आर कल्चर्ड एंड डेवलप्ड। अब देखिए, आपको ओनली का अगर यूज़ करना है यहाँ पर तो किस तरीके से करोगे आप कि इंडिया इज़ ओनली वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आर कल्चर्ड एंड डेवलप्ड। अब देखिए, ओनली के साथ आपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो क्या है कि ओनली के साथ दैट आएगा। ठीक है, आप विच यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, ये याद कर लो आप, ओनली के साथ दैट आता है। दूसरा, दैट के बाद अगर आर लिखा हुआ है तो ये आर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर आएगा, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? इज, तो आपका इज आ गया, और इसको अपने रिलेटिव जो आपका प्रोनाउन था विच को, इसको रिप्लेस कर दिया दैट से। अब इसके बाद थोड़ा सा और समझिए ये कंसेप्ट, आगे और दोबारा डिस्कस करेंगे इसको। ये ऑल क्या है? आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसका ड्यूअल नेचर होता है, सिंगुलर की तरह भी ट्रीट होता है, प्लूरल की तरह भी होता है। ऑल मीन्स आपका एवरीथिंग, सब कुछ आ जाएगा इसके अंतर्गत, और वर्ब होगी इसके साथ जो यूज होगी वो सिंगुलर रहेगी। किस तरीके से? देखो यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स, सब कुछ जो चमकता है सोना नहीं होता, ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। तो क्या हो जाएगा? आरंट तो आएगा नहीं, इजंट आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब आएगी वो सिंगुलर नेचर आएगी। इसके बाद में देखिए, ऑल दैट यू लाइक्ड वाज चीप, तो वर्ब तो देखिए सब आ रही है वो आपके पास सिंगुलर ही आ रही है। और ऑल दैट सी सेड वाज फाइन, ऑल दैट यू अर्न, ऑल दैट यू ब्रॉट, तो अब ये तो हो गया इसका सिंगुलर यूज। अब आप कहोगे प्लूरल की तरह यूज कैसे होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कुछ वोकैब है, इसको थोड़ा पीछे देखते हैं। सबसे पहले उसका देख लो आप कि ये प्लूरल की तरह यूज कैसे होता है। कंसेप्ट, नाउन प्लूरल, ऑल प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो देखिए क्या मामला है। आई मेट मैनी बॉयज़ एंड ऑल वाज लेजी एंड इमोरल। तो ऑल का हमने देखा था कि ऑल दोनों तरीके से आपका यूज़ होता है, प्लूरल की तरह भी, सिंगुलर की तरह भी, डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। तो अब यहाँ पर जो ऑल का सेंस है वो इस तरीके से है, तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी इसके साथ वो आ जाएगी प्लूरल। ठीक है, कि और दूसरा देखिए, आई मेट मैनी गर्ल्स एंड ऑल वर ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब, ऑल यूज़ हो रहा है, इन मैनी गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहा है। और जो पहले जो सेंस हो रहा था उसका वो आपका सिंगुलर सेंस हो रहा था, तो इसलिए जो वर्ब आ रही थी वो सिंगुलर नेचर आ रही थी। ये बात क्लियर है। देर आर 400 एम्प्लॉयज़ एंड ऑल हैव फैमिलीज। ठीक है यहाँ तक, तो ये कंसेप्ट समझ में आया आपको ऑल का। इसके बाद में कुछ ये आपके ईडियम्स हैं, इनको भी थोड़ा सा देख लो आप, इम्पोर्टेंट है इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इनको। ईडियम्स क्या है कि राइज विद लार्क यानी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो आप बिल्कुल रट ही लो। एट हिज विट्स एंड, कितनी बार ही पूछा गया है कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, डूबियस हो गया, कंफ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, तो ये सभी सिनोनिम हो जाएंगे इस ईडियम के। मतलब कंफ्यूज की स्थिति होती है। एल ऑल इज विट्स एंड, ऑल थम्स, और एक इसका दूसरा है अपोजिट, एप्पल पाई ऑर्डर। ऑल थम्स का मतलब होता है ऑकवर्ड, क्लमसी, और एक होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर क्या है कि बिल्कुल एक प्रॉपर सिचुएशन में या गुड कंडीशन में, सब कुछ जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए उस तरीके से है, तो प्रॉपर अरेंज्ड है, उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। बैकअप, बैकअप तो एक सिंपल सा मीनिंग है, जैसे भी कैसे बोलते हो कि बैकअप देना, तो क्या करना, बेसिकली सपोर्ट करना है किसी चीज़ को। गो डच यानी डिवाइड द कॉस्ट, गो डच हो जाएगा। क्लोज फिस्टेड ह्यूमन बींग, ये तो आपका जो शब्द हैं उन्हीं से आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, निगर्ड है, माइजर है,
तो क्लोज फिस्टेड ह्यूमन बींग हो जाएगा। एज डाफ्ट एज बुश यानी सिली या स्टूपिड। अल्मा मैटर क्या होता है? एन इंस्टीट्यूशन वेयर वन गेट्स प्राइमरी एजुकेशन, तो वो आपका अल्मा मैटर हो जाएगा। मेक अमेंड्स फॉर टू कंपनसेट। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, तो एक छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, ये आपका मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल होता है। तो टू एग्जेजरेट ए माइनर प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा रिटर्न होते हैं आपके प्रोनाउन चैप्टर पर। अगला कंसेप्ट देखिए इसके बाद में, ऑल प्लस नाउन यदि आपका प्लूरल है तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना है। मामला क्या है इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो ये ऑफ यहाँ पे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, इसका यूज़ नहीं करना है। और जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑल माई फ्रेंड्स वेंट अब्रॉड। ऐसे यहाँ पे सेकंड जो सेंटेंस है इसमें भी ऑफ आपको हटा देना है, ऑल माई टीचर्स आर जीनियस, और ये आपका प्लूरल रहेगा। और इस तरीके से बाकी सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे ये जो है देम लिखा हुआ ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका, और यहाँ पर ये जो है ये आपका नाउन है और प्लूरल में है, तो आपको ऑफ यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। ऑल आवर चिल्ड्रन वर अमेजिंग, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसमें क्या है मामला कि ईच अदर और वन अनदर, ये क्या है कि इट इज़ यूज फॉर टू पर्सन्स ऑब्जेक्ट, और वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं। किस तरीके से कि राम एंड श्याम वर प्लेइंग विद ईच अदर, यदि दो हैं, दो के लिए आपको यूज़ करना है ईच अदर, दो से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको वन अनदर यूज़ करना है। तो अब देखिए गीता टीचेज अस ऑल ह्यूमन बीइंग ऑल ह्यूमंस मस्ट हेल्प, अब ज़्यादा हो गए ना दो से ज़्यादा तो क्या आ जाएगा वन अनदर आ जाएगा। अगर ईच अदर लिखा हुआ है तो वो गलत है, उस पार्ट में एरर है। द कपल वाज फाइटिंग विद ईच वन अनदर, तो वन अनदर गलत होगा, तो यहाँ पे दो का सेंस है तो क्या हो जाएगा ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्विंस आपका ईच अदर आ जाएगा। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने थोड़ा सा देखा था पहले, और बाकी चीज़ें अब थोड़ा सा और अच्छे से समझो उसको कि आई मेट राहुल हु ब्रोक द पेन, तो जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है हु ने, तो हु क्या है आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये क्या किस तरीके से रिलेटिव कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, रिलेटिव क्लॉज की तरह भी काम करता है आपका। और इससे पहले जो आता है आपका नाउन या प्रोनाउन वो आपका एंटीसीडेंट होता है। तो ए वर्ड विच कनेक्ट टू क्लाउजेज इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपका रिलेटिव प्रोनाउन की। अब देखिए हु और हुम, अब ये दो केस हो गए, जिस तरीके से हम ही और हिम पढ़ रहे थे, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही हु के दो केस है, हु आपका सब्जेक्टिव केस है, हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है। रिप्लेस नेम ऑफ ए पर्सन, रिप्लेस नेम ऑफ ए पर्सन बिहेविंग एज ए ऑब्जेक्ट, दोनों क्लियर हैं चीज़ें। राम इनवाइटेड सीता, तो आपको जैसे कि इसका यूज़ करना है तो हु वाज आपका यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। नेम ऑफ ए पर्सन जैसे कि सी को रिप्लेस करना है, सी वाज ए फेमस सिंगर, तो आप क्या करोगे हु वाज ए फेमस सिंगर। और राम इनवाइटेड सीता हु वाज ए फेमस सिंगर, तो आपको इसको यहाँ पे यूज़ किया इसका, तो किस तरीके से हुआ ये सेंटेंस को दोनों को कनेक्टर की तरह भी काम किया हु, ठीक है। तो और दूसरा यहाँ पर रिप्लेस भी कर दिया आपने सी को, तो यहाँ पे हु आ गया। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। और बाकी एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से आते हैं आपके। करण आइडेंटिफाइड द गर्ल और वी फाउंड हर टू बी ए पिक पॉकेट, तो आपका यहाँ पर एक चीज़ है जो समझने की वो ये है, इसको करेक्ट करके आप लिखोगे तो क्या आएगा करण आइडेंटिफाइड द गर्ल। अब देखिए इसके बारे में दो सेंटेंस में बात हुई है, तो आप इसको क्या कर दोगे ए गर्ल की जगह रिप्लेस करके द गर्ल कर दोगे, ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ये हुम, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, गर्ल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह है, तो आप यहाँ पे हुम यूज़ करोगे ना कि हु, तो हुम आ जाएगा। वी फाउंड टू बी ए पिक पॉकेट, क्लियर यहाँ तक। संजीव हेल्प्ड ए मैन हु वांटेड टू बी टू लिफ्ट द बॉक्स, संजीव हेल्प द मैन हु वांटेड टू लिफ्ट द बॉक्स। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और टेनिसन वाज ए पोइट, द ब्रिटिश अप्रिशिएट whom फॉर यूलिसिस। तो टेनिसन वाज द पोइट whom ब्रिटिश अप्रिशिएटेड फॉर यूलिसिस। इसके बाद में एक चीज़ है जो समझने की यहाँ पर कि ए और एन, ठीक है, ए और एन आपका सिंगुलर सेंस में है और द आपका रिलेटिव प्रोनाउन है पर्टिकुलर सेंस में। पर्टिकुलर सेंस जैसे कि उसके बारे में पहले बात हो चुकी है, दोबारा वो चीज़ रिपीट हुई है तो उसके सेंस में आप आगे उसका दा लगा दोगे। तो ये है। और बाकी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो उसमें और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, हु और हुम को सेंटेंस में, ये समझना है। देखिए दो तरीके से, अगर सेंटेंस में जब ये बीच में यूज होगा कंजंक्शन में आपका, इसके बाद में आपका डायरेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो वहाँ पे हु आएगा। ये एक सिंपल सी पहचान है आपकी। और यदि आपका एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उससे पहले क्या आएगा, हुम। अगर आपका डिफरेंट सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हु लिखा हुआ है तो वो फिर आपका एरर आ जाएगा उस पार्ट में। सेंटेंस से समझिए, सलमान आस्क्ड कटरीना। अब देखिए यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, वाज। अब आप यहाँ हु लगाओगे, हुम लगाओगे, कैसे पता लगेगा? देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इससे पहले हु आना चाहिए, तो आप कहोगे हु आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक और सेंटेंस लेते हैं। तरुण वेलकम्ड रमेश हु। अब आप कहोगे इसके बाद में आना चाहिए वर्ब। अब यहाँ पर एवरीवन थिंक आ रहा है। अब ये एवरीवन थिंक है ना, ये पूरा एवरीवन और थिंक, ये पूरा फ्रेज क्या है आपका, ये इमेजनरी है, इमेजनरी इल्यूजनरी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। तो इसको ये नहीं समझना कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट आ गया। सेंटेंस आपका ये है कंप्लीट, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। तरुण वेलकम्ड रमेश हु वाज ए मैथमेटिशियन। तो तो अभी भी आपके पास वर्ब ही रहा है, तो बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखना है आपको। बाकी आपको लग ऐसा रहा होगा कि ये सब्जेक्ट आ गया दूसरा, तो आप यहाँ पे होम यूज़ कर दो। होम यूज़ करोगे गलत हो जाएगा। वाज है यहाँ पर, वर्ब है तो इसलिए क्या आएगा, हु आएगा। पहले हु आ जाएगा, फिर हु वाज ए मैथमेटिशियन। ये आपका इल्यूजनरी सब्जेक्ट है यहाँ पर। आप कहोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आरुषि इन्वाइटेड द सिंगर्स। इसके बाद में देखिए हु आ रहा है, तो हु के बाद में यहाँ पे आना चाहिए आपका वर्ब। वर्ब आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बीच में ये जो आ रहा है ना, दे फील, ये आपका पूरा फ्रेज क्या है, इल्यूजनरी है सब्जेक्ट। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ये भी आपका सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन एक्चुअल सेंटेंस आपका ये है जो मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो, अगर ये इल्यूजनरी सब्जेक्ट नहीं हो और फिर डायरेक्ट आपका ऐसे आ जाए, जैसे कि ये पेरेंट्स आ गया, कोई वर्ब नहीं आई है ये खालिस्तान के बाद में, तो फिर आपका यहाँ डेफिनेटली क्या आएगा, फिर हुम आएगा। ये बात क्लियर है आपकी। यही कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु, इसके बाद में कोई इमेजिनरी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि आई थिंक, वी थिंक, दे फील, आई फील, तो फिर आपका यहाँ पे ये आएगा। और उसके बाद में ऐसे सेंटेंस में वर्ब पहले से लगी होती है। ठीक है, ऐसे केस में मेन वर्ब पहले से लगी होती है। आगे देखो, कंसेप्ट क्या है एंटीसीडेंट का। और एंटीसीडेंट दो तरीके से होते हैं, एक डेफिनिट हो गया, एक इंडेफिनिट हो गया। तो दोनों केसों में क्या यूज़ करते हो, डेफिनिट का तो केस पता है आपको। इंडेफिनिट के केस में अगर आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिया है तो हुएवर यूज़ करना है। और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट दिया है तो एक बात तो क्लियर है कि आपका हु या हुम ही आना है। कब आना है, हु कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दिया है, और डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा तो क्या आएगा, हुम आएगा। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट है तो एवर और लगा देना है इसमें। एग्जाम्पल से समझो, थोड़ा और क्लियर होंगी चीज़ें। केशव इंसल्टेड हिम, आपका ये डेफिनेट वाला है। आप कहोगे डेफिनेट इंडेफिनेट का कैसे पता लगेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये अगर ना हो तो वो इंडेफिनेट होगा। ठीक है, बाकी डेफिनेट है। तो अभी ये डेफिनेट है तो हिम आ रहा है, तो आप कहोगे कि इसके बाद में यहाँ इस ब्रैकेट के बाद में डायरेक्ट आगे जाओ। आगे देखा तो ये वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है तो आप क्या लगा दोगे, हु लगा दोगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर रमेश विस्ड द ओल्ड मैन, डेफिनेट है, हु या होम में से क्या आएगा, आगे देखो, दे फाउंड वाज ए प्रोफेसर, वाज आ रहा है, और तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद देखिए, आरुषि प्रेज द प्लेयर्स, और आपका ये डेफिनेट है, और वर ग्रेट इन दियर स्किल्स, वर आ रहा है तो हु आ जाएगा। आगे देखिए, कीरत थैंक्ड,
अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो आपका क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। अब एवर आने वाला है, ठीक है, एवर तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका हुएवर आएगा, ठीक है, या फिर हुमेवर आएगा। अब ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा आपके पास अगर वर्ब लिखा हुआ है तो हुएवर आएगा, अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हुमेवर आएगा। देखिए वर्ब लिखा हुआ है तो क्या आएगा, हुएवर, इसलिए यहाँ पे हुएवर आया है। बात क्लियर है? अब आई थिंक अभी चीज़ें क्लियर है। द स्ट्रेंजर, आगे लिखा है अर्जुन डिस्ट्रेस्टेड द स्ट्रेंजर, और आगे फिर यहाँ पे हुम आ गया, क्यों, क्योंकि भीमा ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया था। भल्लाल किल्ड, और आगे आपका ये इंडेफिनिट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो एवर तो आएगा ही आएगा, और आगे देखा ये वर्ब आ गया है तो हु आ जाएगा, ठीक है, तो हुएवर आ गया। क्लियर? अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता तो यहाँ पे हुमेवर आ जाता, हुएवर आ गया क्योंकि वर्ब है और आपका यहाँ पे इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट आपका गायब है यहाँ पर, ठीक है। अभी क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद में अगला कंसेप्ट और देखो, ये और इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद में ये वाले जो कंसेप्ट है इस टाइप के, ये आपके पूरे हो जाएंगे। एंटीसीडेंट आपका नॉन लिविंग विंग हो तो विच यूज़ करना है, और आपका नॉन लिविंग विंग हो इंडेफिनिट तो विच एवर यूज़ करना है। तो इंडेफिनिट डेफिनिट तो आपको पता चल ही गया, और इसमें बस यही है कि लिविंग विंग हो तो हु और हुम से ट्रीट कर रहे थे, और नॉन लिविंग विंग हो जाए तो विच यूज़ कर देना, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही सब चीज़ें चलने वाली हैं। करण कैरिड द इन्फेंट, इन्फेंट आपका नॉन लिविंग बीइंग है तो हु आएगा, हु क्यों आएगा, इसके बाद में देखिए वर्ब लिखा हुआ है आपका और डेफिनेट है। अगला देखिए, राम स्कॉल्डेड, एवरी वन थिंग इल्यूजनरी है, वॉज ए ट्रूएंट, वॉज लिखा हुआ है तो हु आएगा, और हु क्यों आएगा, और हुएवर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट है आपका। अब देखिए ये ट्रूएंट वर्ड भी आप याद कर लो वोकेब के लिए, TRUANT। ट्रूएंट ये होता है कि बिना बताए जो छुट्टी मार लेता है तो उसको ट्रूएंट बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम से, बहुतों बार रिपीट हुआ है। अगला देखिए, माधुरी वॉर यानी पहनना, माधुरी वॉर द शर्ट। अब देखिए शर्ट क्या है आपका, नॉन लिविंग विंग है, तो ये पता चल गई कि विच आने वाला है, विच आ गया, लेकिन विच एवर आएगा या विच आएगा, आपको हो गई कि विच आएगा क्योंकि एंटीसीडेंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो विच लुक्ड ऑन हर, तो अभी चीज़ें क्लियर है, रिलेट कर पा रहे हो चीज़ों को। प्रियंका वॉर द शर्ट, तो है एंटीसीडेंट और नॉन लिविंग विंग है, विच आएगा, अगर नहीं होता विच एवर आता। तो रिफ्यूज्ड द की, ठीक है, द की विच आएगा, और क्योंकि आपका यहाँ पे आगे देखो, अगर देखो विच आ रहा है ना, विच के केस में तो आपको ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, एंटीसीडेंट अगर विच है आपका तो विच तो डायरेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। नॉन लिविंग में है तो विच ही यूज़ करना है आपको, उसके केस में तो आपको ये नहीं सोचना कि उसके बाद में आपका ये यहाँ पर लास्ट में वर आ रहा है या फिर दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना, चीज़ें समझ पा रहे हो ना कि जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए, द लीडर सेड विच एवर एंटिस्ट द पब्लिक। अब विच एवर क्यों आया, क्योंकि इंडेफिनिट है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नहीं, एंटीसीडेंट था नहीं, तो विच एवर हो गया। अब देखिए, आई नो दैट विच यू मीन, दैट विच को आप रिप्लेस कर सकते हो व्हाट से, आई नो व्हाट यू मीन, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट और था, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। अगला कंसेप्ट देखिए, ये है आपका कि व्हेनेवर वी सेलेक्ट और चूज अमंग ऑब्जेक्ट्स और पर्सन वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, वी ऑलवेज यूज रिलेटिव प्रोनाउन विच। तो जब देखिए सिलेक्शन की बात हो तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन विच ही यूज़ करना है, फिर आप और किसी के बारे में बात ही नहीं करोगे। तो ये क्या मामला है, जैसे कि विच ऑफ द सर्वेंट, ठीक है, इनमें से ये कौन करेगा, इनमें से कौन जीता, इसने से कौन गया, कहाँ कैसे, तो इस तरीके सिलेक्शन की बात हो ना तो वहाँ पे आपको विच ही यूज़ करना है, फिर आपको ज़्यादा नहीं सोचना वहाँ पे। तो
ऑफ तो आएगा ही, और उसके बाद में ये जो आ रहा है आपके पास ये प्लूरल रहेगा, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द क्लास, हु वॉन द रेस। अभी ये देखिए यहाँ पे कोई सिलेक्शन हुआ है क्या, हु वॉन द रेस, ये देखो नॉर्मल सेंटेंस है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको विच नहीं लगाना, ठीक है। अगर ये कहता कि तुम स्टूडेंटों में से विच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन द रेस, तो फिर आप वहाँ पे सिलेक्शन कर रहे थे, तो फिर चीज़ें बदल जाती। जैसे कि विच बॉय वॉन द रेस, ठीक है, तो फिर यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं, तो इसलिए विच आया। सिलेक्शन की बात हो तो विच लेना है, नॉर्मल सेंटेंस हो तो विच नहीं लगाना, ठीक है। विच ऑफ यू, ऑफ लग गया, सिलेक्शन की बात हो रही है तो विच आ जाएगा। और विच ऑफ द स्टूडेंट प्ले टुमारो, सिलेक्शन की बात है तो विच आएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वोकैब है, देखो साथ साथ वोकैब भी करते हुए चल रहे हैं, तो इसको भी देख लो आप। लेफ्ट हाई एंड ड्राई, यानी टू लीव समवन इन द डिफ़िकल्ट टाइम, तो किसी को मझधार में छोड़ देना टाइप का, ये वो चीज़ें हैं कि किसी को छोड़ दिया, लेफ्ट हाई एंड ड्राई। और इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, इसकी लेफ्ट इन द लर्च, ठीक है, मझधार में छोड़ देना किसी को। और स्पिल्ड द बिन, ठीक है, स्पिल्ड द बिन का सिंपल सा मतलब ही निकल रहा है कि कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। और इसको ऐसे भी कर सकते हो याद, एक दूसरी इडियम और है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है। और अगला है स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास, ये तो सिंपल सा मीनिंग है कि आस्तीन का सांप, यानी हिडन एनिमी, जो अपने पास का ही है लेकिन है एनिमी। टू मेक बिलीव, यानी टू प्रटेंस करना। और अंडर द वेदर, ये बहुत पूछा जाता है आपका, इल बीमार टाइप का है तो वो अंडर द वेदर हो जाएगा। गो फॉर जगलर, ये हो जाएगा अटैक अलाउड। एट लॉगर सेड, बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला आपका इडियम। टू डिसएग्री या डिस्प्यूट की स्थिति है वो लॉगर सेड हो जाएगा। कीप ए लेवल हेड, यानी टू बी कॉम कूल सेंसिबल। टू थ्रो कार्ड्स, टू गिव अवे द प्लान, ठीक है, क्या आपका प्लान था उसको गिव अवे कर देना, ठीक है, बता देना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या हो जाएगा, हैविंग द सेम करेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द फादर या मदर, यही चीज़ आपका चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक हो जाएगा। ब्रिंग द हॉर्स डाउन, ठीक है, ब्रिंग द हॉर्स डाउन क्या हो जाएगा आपका, टू अम्यूज ऑडियंस ग्रेटली। और डॉग इन मैंगर, ये बहुत पूछा जाता है, यानी सेल्फिश, वो है आपका डॉगी मैंगर हो जाएगा। बोट विद फीट, टू शो डिसअप्रूवल। आर्म चेयर क्रिटिक, टू गिव थ्योरेटिकल एडवाइस बट नॉट प्रैक्टिकल। गिव वाइड बर्थ, टू स्टे अवे। चैप्टर एंड वर्स हो जाएगा, टू गिव माइन्यूट डिटेल्स। फेदरनेस, टू वर्क हार्ड टू फुलफिल ड्रीम्स। टू विन लॉरेल्स, यानी टू अर्न रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पजेसिव। अब पजेसिव के बारे में थोड़ा सा बात करें, और हु और विच की बात चल ही रही थी, तो इनके पजेसिव क्या होंगे, देखो हु का हो जाएगा विच हुज, और विच का हो जाएगा ऑफ विच। ये विच तो यूज़ होता है नॉन लिविंग विंग के लिए, और ऑफ यूज़ होता है, हु यूज़ होता है आपका लिविंग विंग के लिए। इतना हम पढ़ चुके थे, ये इनका पजेसिव हो गया। अब पजेसिव को किस तरीके से यूज़ करना ये भी समझ लेते हैं। देखिए ही इज़ राम, हुज या विच मदर इज़ डॉक्टर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए एंटीसीडेंट है वो आपका राम, लिविंग विंग है तो आप यूज़ करोगे विच, विच नहीं हुज, ठीक है, क्योंकि लिविंग विंग के लिए हुज यूज़ होता है। सी इज़ सुनीता, लिविंग विंग है तो हुज यूज होगा। इट इज़ द हॉर्स, समझ गए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग विंग है तो हुज, जॉकी इज जीनियस। इट इज़ हॉर्स। अब देखिए इसको अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए, अगर हॉर्स को आप एनिमल को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, दोनों ही सही हैं आपके। हुज की हुज से बना सकते हो, ऑफ विच से भी बना सकते हो। तो ऑफ विच से बनाओगे तो क्या बनेगा, इट इज़ द हॉर्स जॉकी ऑफ विच इज जीनियस, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो और इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, है क्या, ओके, दिस इज़ द रोड हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। अभी हमने पढ़ा था कि नॉन लिविंग बीइंग के लिए ऑफ विच यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हुज लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे, ऑफ विच। दिस इज़ द रोड ऑफ विच इनॉग्रेशन वाज डन बाय द चीफ मिनिस्टर। बात समझ में आई, क्लियर है अभी कंसेप्ट।
इसके बाद में दैट यूज़ करते हैं, और दैट के लिए एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी, क्या मैंने एक चीज़ बताई थी पहले भी, जब ओनली हम पढ़ रहे थे, ऑल पढ़ रहे थे, कि ओनली और ऑल के साथ दैट यूज़ होता है, ये याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। और एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, इनके साथ भी दैट यूज़ होता है। ये बात तो पता चल गई है कंसेप्ट में, ये थोड़ी सी बात और ऐड कर लो। दूसरी चीज़ दैट के बारे में क्या है कि ये कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। और नॉन लिविंग विंग के केस में आपने पढ़ा था कि दैट विच यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे दैट कुछ स्पेशल केस में यूज करते हैं। क्या है मामला, आगे देखेंगे, सेंटेंस से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस में पढ़ना है थोड़ा ध्यान से। देखो सी इज़ ओनली, आपका लिखा हुआ है सी इज़ माई ओनली फ्रेंड, हु आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, तीनों में कन्फ्यूजन है, क्या आएगा, कम टू माई हाउस। अब आप कहोगे कि ओनली हमने पढ़ा था, ओनली के साथ तो हमेशा दैट आता है, तो अब तुरंत दैट लगा दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, दिस इज़ ऑल विच दैट आई वांट टू से। अगर देखो ये याद नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज करके गलत हो सकता है, लेकिन अगर याद है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही करके आओगे। ऑल के साथ क्या आता है, हमेशा दैट आता है, तो दैट लगाओगे आप, ठीक है। बाकी देखो दोनों का सेंस बिल्कुल यहाँ पे सही बैठेगा, लेकिन वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नियम याद है, ओनली, ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनके साथ हमेशा क्या आता है आपका, दैट आता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक करोगे और वही सही टिक करके आओगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। एवरीथिंग विच नहीं आएगा, दैट आएगा। सी सैड वाज ट्रूली अमेजिंग, एनीथिंग विच नहीं आएगा, दैट यू विल डू कर्मा विल रिवर्ट टू यू, समथिंग विच नहीं आएगा, दैट स्नैप्ड मी लास्ट नाइट वाज हॉरेंडस। ठीक है यहाँ तक। अब एक और चीज़ ऐड करो दैट के साथ, अगर द सेम भी सेंटेंस में दिया हो, ठीक है, द सेम, तो उसके साथ भी दैट आता है। जैसे कि ही इज़ द सेम मैन हु विच, दैट में से क्या आएगा, दैट आएगा, हमेशा दैट आएगा। और ट्रीटेड मी बैडली, ठीक है। और सी इज़ द सेम गर्ल, सी इज़ द सेम गर्ल दैट आई मेट इन द मार्केट यस्टरडे, ठीक है। इट इज़ द सेम डॉग, द सेम आ गया, द सेम तो दैट आएगा, द सेम दैट आएगा, ठीक है। तो याद हो गए। एक बार क्विक रिवीजन कराऊँ थोड़ा सा आपको, ये कि क्या था, कि ओनली था, ऑल था, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग एंड द सेम, इन सब के साथ क्या आएगा, दैट आएगा। ये याद कर लो, अच्छे से लिख लो कहीं पर भी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम्स में सीधा। अगला है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें भी क्या है कि इज ऑलवेज फॉलोड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन दैट। ये क्या मामला है, जैसे कि राम इज़ द बेस्ट स्टूडेंट विच दैट वाज अवार्डेड, तो क्या आएगा, देखो एक और ऐड कर लो इसमें, दैट सुपरलेटिव डिग्री के केस में दैट आता है, तो यहाँ पे द बेस्ट आ रहा है। द बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तीन चीज़ें हैं ना, एक आपका पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आपका यहाँ पे दैट आएगा। और द मोस्ट, तो फिर क्या आ जाएगा, दैट, द मोस्ट दैट, द मोस्ट दैट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री दैट, ऐसे याद कर लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखो, क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो द क्लाइमेट ऑफ द शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ राजस्थान, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये दो जो रिपीटेशन है इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ गोवा, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज बिगर देन दैट ऑफ गोवा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और चीज़ों को थोड़ा सा और समझते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी दिस, दोज, दीज, दोज, ठीक है, इस टाइप से इनके लिए जो होता है डेमोन्स्ट्रेशन है। संकेतवाचक प्रोनाउन जिनको बोलते हैं सर्वनाम, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव आएंगे। इसमें किस तरीके से चलती हैं चीज़ें समझो। दिस आपका सिंगुलर है, दैट आपका सिंगुलर है, दीज, दोज, ये दोनों प्लूरल हैं, ठीक है। और पास की चीज़ के लिए दीज और दिस होता है, ठीक है। और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए होता है। ये एक सिंपल सा है। रिया हैज़ ए जैगुआर एंड BMW, आई विल टेक दिस एंड यू विल टेक दैट। अब ये दिस यूज हो रहा है ना, तो दिस इस पास वाली के लिए है, BMW के लिए, और दो दैट यूज हो रहा है, तो ये दैट इसके लिए है, जैगुआर के लिए, ठीक है।
जैसे ही एक और ये सेंटेंस आपको पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरलिंक्ड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस, कंट्रोल दैट। अब देखिए ये सही है गलत है, आप कहोगे देखिए इरेडिकेट यानी मिटाना पड़ेगा, दिस किसको, दिस, ये दिस किसके लिए यूज हुआ है, जो पास में है, पास में देखो कौन है सबसे पास में, पॉवर्टी, दैट, दैट क्या है, पॉपुलेशन, टू कंट्रोल दैट, तो कंट्रोल किसको करना है, पॉपुलेशन को। अगर यहाँ पे उल्टा यूज कर देते हैं पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन तो ये गलत हो जाएगा, जैसे कि ये आ जाए सेंटेंस, मान लो कि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, ठीक है, आर इंटरलिंक्ड, वी हैव टू कंट्रोल दिस टू इरेडिकेट दैट, तो पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए क्या आ रहा है, सबसे दिस, ठीक है, वी हैव टू कंट्रोल दिस, पॉवर्टी को कंट्रोल करना है, टू इरेडिकेट दैट मतलब पॉपुलेशन को हटाने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये सेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कहाँ पे आना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है, दिस दिस दैट, तो ये भी आपका यहाँ पे ये सेंस पता होता है कि जो पास वाला है उसके लिए दिस और जो दूर वाला है उसके लिए दैट, ठीक है। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन दिखाता है, जैसे कि अपने आप को, खुद को, स्वयं को, जैसे कि राम किल्ड ए स्नेक और राम किल्ड हिमसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव दिखा रहा है आपका। अब हिमसेल्फ इसका ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये आपका ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। अब इसकी जगह आप हर सेल्फ यूज़ नहीं कर सकते, हर सेल्फ यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक्शन बाउंसेस बैक टू द डूअर, जो कर रहा है उसको एक्शन द्वारा बाउंस बैक हो तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। और एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने ही इसको किया है, ठीक है, तो आई माई सेल्फ। अब आगे देखिए थोड़ा सा कि कैसे बनता है ये पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्ट केस। इसमें क्या है कि सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ ये इस तरीके से बनता है, जैसे कि हिम में सेल्फ डायरेक्ट जुड़ती है, हिम सेल्फ बन गया, हर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज। तो आगे देखिए डेफिनेशन, व्हेन द एक्शन बाउंसेस बैक टू द सब्जेक्ट व्हेन द हेल्प ऑफ प्रोनाउन इट इज टर्म्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको समझना है थोड़ा सा गौर से, वो ये है कि वेयर, हाउ और व्हेन, इनका आप क्वेश्चन करोगे तो आपको जो मिले वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ करना है। तो जैसे कि राम एन्जॉयड द म्यूजिक, तो आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन करोगे तो म्यूजिक, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे वाट का सेंस आ रहा है, जैसे कि राम एन्जॉयड वाट, ठीक है, तो इसमें यूज़ नहीं होगा। अगर आपको इनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वहाँ पे यूज़ होगा आपका वेयर, हाउ, व्हेन, ठीक है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि राम, रवि एन्जॉयड द पार्टी, तो कहाँ एन्जॉय किया, ठीक है, वेयर का सेंस आ रहा है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, तो क्या आएगा, राम एन्जॉयड हिमसेल्फ द पार्टी, ठीक है। शिखा एडजस्टेड द स्पेक्टिकल्स, तो इसमें नहीं आएगा, स्पेक्टिकल्स वाट का सेंस आ रहा है यहाँ पर, क्या एडजस्ट किया, वाट एडजस्टेड, तो शिखा एडजस्टेड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द शो, खुद को, ठीक है, तो और आपका यहाँ पे वेयर का आ रहा है तो यहाँ पे हर सेल्फ आ जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपका जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, कौन कौन से हैं, फॉलोइंग वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम, अगर ये कहीं दिखे तो इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लगा हुआ है तो आएगा ही वहाँ पर, याद कर लो ये, जैसे कि एडजस्ट हो गया, रिकनसाइल, एन्जॉय, रिवेंज, एवेंज, अवेल ऑफ, एक्विट और अम्यूज और अडेप्ट, ठीक है, ये कुछ हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। तो जैसे कि मोहन अम्यूज्ड ऑडियंस, अम्यूज, अम्यूज इसमें है तो इसके साथ आएगा, तो अम्यूज्ड हिमसेल्फ इन द वेडिंग, ठीक है, तो बात समझ में आई। इसके बाद देखिए वी कैन नॉट स्टार्ट ए सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं तो हम बोलते हैं कि माई सेल्फ लोकेश, माई सेल्फ, अपना नाम जो भी बोलते हो, तो ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है, ग्रामर की दृष्टि से। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते आप, वी कैन नॉट स्टार्ट ए सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि आप अपना नाम बोलो कि आई एम लोकेश, ठीक है, तो आप अपना नाम बोलो आई एम दिस,
तो ये आपका करेक्ट होगा। माई सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हो वो गलत है, जैसे कि माई सेल्फ जॉन फ्रॉम इंग्लैंड, ये गलत है। तो आई एम जॉन फ्रॉम इंग्लैंड, ये दिस इज द करेक्ट वे टू प्रोनाउंसिएशन। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना है और इस तरीके से बोलना, आगे से ध्यान रखना। तो आई माई सेल्फ हैव ए कार, तो ये तो हम पहले भी पढ़ा था, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए, इसमें एब्सेंट है ना, एब्सेंट, एब्सेंट को दो तरीके से यूज़ करते हो, नाउन की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कैसे? आपका जैसे कि बॉयज़ वर एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है वो नाउन की तरह है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर एब्सेंट आपका वर्ब की तरह यूज़ हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जैसे कि बॉयज़ एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास। ठीक है यहाँ तक? तो ये थोड़ा सा है, याद रखना आपको। अब इसके बाद में ये इसको स्टार कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अलग से नोट भी कर लो कहीं कॉपी में और इसको थोड़ा सा समझ भी लो अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि स्पेशल कंसेप्ट फॉर प्रोनाउन, व्हेनेवर वी कनेक्टेड टू प्रोनाउन और नाउन विद फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेज, वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो नीचे लिखे हुए हैं 7, इनमें से कुछ आ जाए, जैसे कि क्या है, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, अगर ये कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाए तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो वर्ब यूज करनी है वो फर्स्ट के हिसाब से करनी है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है ये समझो सवाल में, जैसे कि प्रिंसिपल एज वेल एज स्टूडेंट। अब 2 सब्जेक्ट हो गए, एक प्रिंसिपल हो गया, एक स्टूडेंट हो गया। तो अब एज वेल एज आ गया तो आप यूज किसके हिसाब से करोगे? प्रिंसिपल के हिसाब से करोगे। आगे पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज स्टूडेंट हैज़ या हैव गॉन टू मानसरोवर। अब क्या आएगा यहाँ पर? अब आप कहोगे कि एज वेल एज आ गया है, जो कि यहाँ पर है इस टेबल में, इसमें है, तो आप क्या लगाओगे? प्रिंसिपल के हिसाब से वर्ब लगाओगे। तो आपके पास यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो 2 चीज़ें आ रही हैं, प्रिंसिपल भी आ रहा है, स्टूडेंट्स भी आ रहा है, तो हैव आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा, हैव, हैज़ आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, गलतियाँ यहाँ पे हो जाती हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है गलतियों को और सही तरीका आपको समझना है। तो समझ में आया पहला? एक और देखो, यू एज वेल एज आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आपको लग रहा होगा कि आई के बाद एम आ रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आएगा ना वो किसके हिसाब से आएगा? एज वेल एज आ गया तो इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी आपके पास फर्स्ट के हिसाब से। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट यू है, तो यू के लिए आर आएगा। तो यू एज वेल एज आई आर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है यहाँ तक? आगे देखो, राम बिसाइड्स, बिसाइड्स आ गया तो पहले वाले के हिसाब से आएगी, राम के हिसाब से। और आगे हिज ब्रदर्स है, प्लूरल है, रहने दो, कोई फ़र्क नहीं है, पहले के हिसाब से आएगी। तो पहला आपका सिंगुलर है तो आपको हैज़ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए इसको स्टार करके रख लो। अब कहोगे कि ये तो समझ में आ गया कि पहले वाले के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे वाले के हिसाब से भी लगाते हैं, वो कौन से हैं? तो उसको अगले कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड कंसेप्ट हो गया, इसको भी स्टार लगा लो। अगर ये कुछ वर्ड आपको दिख जाएं तो इसमें क्या है कि जो वर्ब लगेगी वो सेकंड के हिसाब से लगेगी। व्हेनेवर टू नाउन और प्रोनाउन आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेज, वर्ब इज यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। अब ये कौन से हैं? आइदर और, नाइदर, नॉर, और, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये 5 हैं, इनको भी याद कर लो। तो अगर ये आ जाए तो सेकंड के हिसाब से लगाना है, जैसे कि आइदर बनी और नैना, हैज या हैव गॉन टू मनाली। आप कहोगे कि यहाँ पे क्या आएगा? आप कहोगे कि ये जो नैना है, जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, उसके हिसाब से आएगा। ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? और नाइदर सलमान नॉर हिज ब्रदर्स इज राइट इज अगली, तो क्या आएगा? इज लगा हुआ है, ये सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि हिज ब्रदर सेकंड के हिसाब से आएगा, नाइदर नॉर आ रहा है, सेकंड के हिसाब से आएगा, सेकंड आपका प्लूरल है, प्लूरल है तो आर आएगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो? कनेक्ट हो रही हैं चीज़ें प्रॉपर? यू और दे और आ गया बीच में तो सेकंड के हिसाब से, दे के हिसाब से आएंगी, प्लूरल आएगा, हैव आ जाएगा। ठीक है, आई लव टू वॉच नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो हॉकी। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो आ गया है। तो समझ पा रहे हो? 2 चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस की।
एक तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, एक सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। कुछ वर्ड हैं जो फर्स्ट वाले के हिसाब से लगाते हैं और कुछ वर्ड हैं जो सेकंड के हिसाब से यहाँ पे लगती हैं। और आई नॉर दे, नॉर आ गया है नॉर के हिसाब से, तो सेकंड वाले के हिसाब से तो दे हैव आएगा, ठीक है ना, हैज़ नहीं आएगा, ठीक है। तो बात क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। विद द फॉलोइंग वर्ड नाउन वी डो नॉट यूज पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए ये क्या है, जैसे कि सेपरेशन, मेंशन, लीव, एक्सक्यूज और फेवर। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करते हैं। ये क्या मामला है, जैसे कि आई कांट बियर हर सेपरेशन, ठीक है, मैं उसका बिछड़ाव या उसका बिछड़ना बियर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, इस टाइप का भाव है इसका। तो क्या आएगा, देखो सेपरेशन यहाँ पे शब्द आ गया, ये सेपरेशन यहाँ पर भी था, तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना। जैसे हर लिखा हुआ था, हर नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट ये लिखना है आई कांट बियर सेपरेशन, ठीक है। तो आई कांट बियर सेपरेशन फ्रॉम हर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते आप। अगला देखो, आई डू नॉट बिलीव इन हर एक्सक्यूजेज, ये गलत होगा। आई डू नॉट बिलीव इन एक्सक्यूजेज ऑफ या फ्रॉम हर, ठीक है। अब इसके बाद में एक कंसेप्ट और है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। इसमें दो रूल याद रखने हैं आपको, एक 231, एक 123। अब देखिए ये क्या है, आप इसको ऐसे याद रखो, फिर कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा आपको, कि ये 2 और 3 है ना, ये 2-3, 2-3 को पेयर बना के रखो, 2-3 हमेशा जुड़े रहेंगे एक साथ, 2-3 हमेशा जुड़े रहेंगे। ये जो 1 नंबर वाला है यही आगे पीछे घूमता है, ये 1 नंबर वाला यहाँ पे तो पीछे आ गया और यहाँ पे ये आगे आ गया इसमें, तो ये 23 तो है ही, इसमें पीछे आ गया तो 231 बना दिया इसने, और ये 23 है, इसमें अगर आगे आ गया तो इसमें 123 बना दिया, ठीक है। बस ये 1 नंबर का यही आगे पीछे होता है, 2 और 3 तो एज इट इज रहते हैं। इससे आपको ये कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं, याद हो जाएगा। तो whenever more than 2 person or pronoun are used in the sentence and some positivity is expressed, तो आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रहेगा वो आपका 2-3-1 रहेगा। मतलब जब सेंटेंस में कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ अच्छी बात हो, कुछ रिवार्ड अवार्ड ऐसा दिया जाए, तो उस वाले केस में जो 1 नंबर वाला है, ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा पीछे रहेगा अच्छे कामों में। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया, सेंटेंस में कुछ गिल्ट है, कुछ नेगेटिविटी है, तो उसमें जो 1 नंबर वाला उसको सबसे आगे लेके आ जाओ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब 1 और 2 3 है क्या, ये बेसिकली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब कहोगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये होते क्या है, देखो आपको कुछ आइडिया तो होगा, बाकी मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। आई और वी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, यू आपका सेकंड पर्सन है, और बाकी सब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, जैसे कि ही और आपका सी और आपका दे और इट और कोई भी नाम, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं, और यू आपका सेकंड पर्सन है, और आई और बी फर्स्ट पर्सन में। तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अच्छी बात हो तो 1 नंबर वाला सबसे पीछे रहेगा, तो 2-3-1 आपका पेयर रहेगा। और अगर कुछ गिल्ट और कुछ नेगेटिविटी हो तो सेंटेंस में 1 नंबर वाला पहले आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस से समझते हैं चीज़ों को, और तो क्लियर अच्छे से होंगी आपकी। ये देखो, अब आपका यहाँ पे इसमें एरर इसी हिसाब से ही पूछा जाता है आपका, इसका ऑर्डर ही चेंज करके। जैसे कि ही, यू एंड आई डिजर्व ए गोल्ड मेडल। देखो गोल्ड मेडल मिल रहा है, अच्छी बात है ना, तो जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, 2-3-1, वो 1 नंबर वाला सबसे पीछे रहेगा। देखो 2-3 को तो चिपका के रखना है हमेशा, ये दोनों तो साथ ही रहेंगे। तो 2-3 यू और आपका ही, क्या ये सही है, आप कहोगे कैसे, देखो ही तो आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है, और यू आपका सेकंड पर्सन है, ये तो गलत हो जाएगा ना, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखना पड़ेगा, तो ये फिर थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा। अब देखिए पॉजिटिविटी की बात है, तो आई वाला फर्स्ट पर्सन है, ये तो सबसे पीछे आएगा, ठीक है, अच्छी काम है तो आई को पीछे कर देना है, तो आई पीछे आ जाएगा। तो ये ऑर्डर रहेगा 2-3-1 रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा ऑर्डर, यू, ही एंड आई डिजर्व ए गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। इसके बाद अगला देखिए, आई, यू एंड सी हैव डन ऑल वेल इन द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा किया है, तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिविटी एक्सप्रेस हो रही है यहाँ पर, तो आई तो सबसे पीछे आ जाएगा, और यू और सी में कौन सबसे इसमें ऑर्डर क्या रहेगा, पहले यू का रहेगा सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का रहेगा, फिर फर्स्ट पर्सन का रहेगा,
2 3 1 ऑर्डर रहेगा, ठीक है यहाँ तक, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ही, यू, ही एंड आई आर वर्किंग ऑल ऑन प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो 1 नंबर वाला पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आगे देखो, अब इसके बाद में और नॉर हो तो ऑर्डर आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं करता है इसमें। एक चीज़ और, अब जैसे कि आई, यू एंड ही हैव चीटेड मैनी गर्ल्स, तो ये एक नेगेटिविटी है, तो इस चीज़ में क्या आएगा, आई वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, आई, फिर आपका सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड को तो चिपका के रखना है, ठीक है, सेकंड और थर्ड, यू एंड ही। तो ये बात क्लियर है यहाँ तक, तो इस हिसाब से आपको यूज़ करना है। इसके बाद देखिए प्रायोरिटी ऑफ पॉजेसिव फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या है, पॉजेसिव में ये तो आपने सब्जेक्टिव केस में देख ली यहाँ पर प्रायोरिटी, पॉजेसिव में भी अगर यूज़ करना रहे तो प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे, पहले फर्स्ट पर्सन को देंगे, फिर आगे देंगे फर्दर। देखिए किस हिसाब से, एक एग्जांपल लेते हैं, आई, यू एंड ही सबमिटेड माई, योर, हिज, आवर प्रोजेक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देनी है तो पहले फर्स्ट पर्सन आ जाएगा, आवर, इसका पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, और साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये सब सही है। और एक चीज़ एक यहाँ पे जो समझनी है वो क्या है, वो आगे थोड़ा सा कंसेप्ट इसका आगे डिस्कस करेंगे। साइंस एंड रिलीजन, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, अब देखिए राम एंड श्याम 2 चीज़ें हैं तो इसलिए यहाँ पे आर आ गया। दूसरी चीज़ साइंस एंड रिलीजन, ये आर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, आप कहोगे कि 2 चीज़ें आई हैं लेकिन फिर भी इज़ आ गया, ये कैसे, देखिए ब्रेड एंड बटर ये अपने आप में एक सिंगल क्वांटिटी आइडेंटिटी है, इसको एक रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एक साथ रिप्रेजेंट बोली जाती हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, दाल बाटी चूरमा, दिख तो रहा है कि 3 चीज़ें हैं दाल बाटी चूरमा, लेकिन है एक ही मतलब एंटिटी, आइडेंटिटी तो एक ही तरह ट्रीट करेंगे इसको, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर की तरह ये ट्रीट होती है। तो राइस एंड करी वाज ऑसम, ठीक है, इस हिसाब से। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, देखिए ये प्रोवर्ब है, मतलब प्रोवर्ब मतलब कुछ कहावतें हों, लोकोक्ति हों, तो उसमें क्या करना है आपको, वहाँ पर नियम नहीं लगाने, तो उस वाले केस में आपको डायरेक्ट उनको याद एज इट इज़ याद कर लेना है, ठीक है, तो उस वाले केस में नियम नहीं लगेंगे। तो इसके बाद में कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्रोवर्ब्स का, पेनी एंड पेनी मेक मनी, तो ये एक आपका प्रोवर्ब है, इसको भी एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। विंड एंड वाटर इज़ एसेंशियल, तो अब ये इसमें कुछ ये कहावतें हैं, तो इनमें आपको यहाँ पे देखो कि आप 2 चीज़ें हैं, इसमें आप चेंज कर दो, ये बदल नहीं सकते। 2 एंड 2 मेक 4, आपको ये मेक्स आएगा नहीं, तो 2 एंड 2 मेक 4, ये चीज़ें इस तरीके से ही हैं जो चली आ रही हैं, इनको एज इट इज़ आपको याद कर लेना है। और बाकी में जो नियम लगाने हैं वो आपको नियम लगाने हैं, और बाकी जैसे जो सिंगल आइडेंटिटी बना रही है उसमें आपको इज़ यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट प्रोनाउन का चैप्टर होता है। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे सब अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद में आपको करना क्या है कि ये क्लास आपने कंप्लीट देख लिया, इसके बाद अब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, किसी भी बुक को आपको उठाना है, रेफर करना है, उसमें से आप जो भी इस प्रोनाउन के चैप्टर के क्वेश्चन हैं उनको लगा के देखना, आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और इसके बाद में प्रीवियस ईयर पर तो जा सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में क्या है कि जब जाओगे पेपर के थ्रू तो उसमें क्या है कि मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब ये पूरे कंप्लीट चैप्टर हो जाएंगे तब लगाओगे तो और अच्छी सी चीज़ें तब होंगी, लेकिन अगर चैप्टर वाइज लगाना है तो किसी बुक्स के थ्रू आप लगाना, ठीक है। बाकी और अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो एक बार क्लास को 2x की स्पीड पे दोबारा और देख सकते हो, तो वहाँ पे चीज़ें रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया रहेंगी ये, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है। तो ये एक तरीका रहेगा इसको क्लास से आपको बेनिफिट लेने का, ठीक है। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।